नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की टॉपिक नंबर 7 होगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इससे संबंधित लगभग 25 प्रश्न के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बारी बारी से हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। यहाँ पे अब बरनी की बात की जा रही है। क्यों नहीं माना है? तो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देख पा रहे एक्सप्लेनेशन में, इतिहासकार बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। और यहाँ पे बरनी के द्वारा भी बोला भी जाता है कि कोई भी ऐसा राष्ट्र यहाँ पे नहीं है जो बिल्कुल यहाँ पे प्योर एंड श्योर टाइप का है, जैसे कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे एक जगह बिलोंग करते हों। तो आपको समझना है, करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो उस समय के देखिए तुर्क मुल्क थे, यहाँ पे तुर्क जो जाति के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग थे, तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। इस तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीरों की संज्ञा यहाँ पे दी जाती थी। जितने भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद टाइप का जो भी यहाँ पे कह सकते हैं, जो भी पद होता था बड़ा बड़ा, इसमें जनरली यहाँ पे देखेंगे तो तुर्क मूल के लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता था। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्प वयस्क होता था। अब इस पे दिल्ली सल्तनत में कई इस तरह के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सुल्तान, जो बिल्कुल ही एक ठीक है मतलब निर्बल टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को कह रहा है कि यहाँ पे आमिल कहा जाता था। आमिल बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। यहाँ पे कह रहा है कि एक प्राचीन देशी संस्था थी। ऐसा कुछ यहाँ पे एविडेंस हमें देखने के लिए नहीं मिला हुआ है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल के अस्तित्व में आया हुआ था। तो मीर बख्शी का पद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरली आप देखेंगे तो मुगलों के समय जब देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल एक। देख पा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना मतलब होता है ग्रामों का समूह, एक पर यहाँ पे आमिल या अमल, ठीक है, गुजार की यहाँ पे नियुक्त की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव माना जाता है कि पश्चिम एशिया के ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सुल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। आपको ध्यान होगा, वही तुर्क के चहलगामी 40 सरदार जो जिसमें हुआ करते थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख एक मुगल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख यहाँ पे दीवाने आरिज कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, दीवाने आरिज। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे करेक्ट उत्तर देखिए सी दिया हुआ है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में यहाँ पे जाता था। ध्यान रखिएगा, जबकि ऐसा नहीं था। इक्ता से एकत्रित राजस्व, ठीक है, सुल्तान के खातों में नहीं जाता था, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे जाता था। जैसे कि भारत के सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इस व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासन व्यय को पूरा करता था, तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की जो, ठीक है, फारसी पुस्तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा, जो खालसी भूमि, जो सरकारी भूमि थी, उसी का जो डायरेक्ट जो रेवेन्यू था सरकारी खजाने में जाता था। डायरेक्ट मतलब बाकी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाता था। जो यहाँ पे देख पा रहे, जो भी सैन्य खर्चे वगैरह में, ठीक है, जो भी लगता था, जो भी बच जाता था, वहीं वो कह सकते हैं कि जो कर था सुल्तानों के पास जाता था। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? देखिए, बलबन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक
बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया हुआ था। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत किया था। बलबन ने उस इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज अर्थात सैन्य मंत्री यहाँ पे नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा इस व्यक्ति को इमादुल मुल्क, ठीक है, दीवाने आरिज, इसी को सर्वप्रथम सैन्य मंत्री नियुक्त किया गया था तथा उसे रावत अर्ज की उपाधि दी गई थी। आरिज विभाग का मुख्य कार्य होता था जिससे कि सैन्य भर्ती हो गया, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण, ये सारा काम होता था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सही रूप से सम्मिलित है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसके बाद देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे यही है, दीवाने मुस्तक राज कह रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि बलबन के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। तो दीवाने मुस्तक राज ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दीवाने कोही अर्थात दीवाने अमीर कोही भी बोला जाता है, उसको MBT अर्थात ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय लाया गया था, जो कृषि विभाग से संबंधित होता था। उसके बाद है यहाँ पे दीवाने अर्ज, ध्यान रखिए, ठीक है, दीवाने अर्ज यहाँ पे दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको लाया गया था यहाँ पे दीवाने अर्ज, जिसको याद रखिएगा बलबन के द्वारा, ठीक है, बलबन के द्वारा इस चीज़ को लाया गया था जो सेना विभाग से संबंधित हुआ करता था। इसीलिए देखिए एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है, गलत है। फिर से देख लीजिए, दीवाने मुस्तक राज खिलजी हो जाएगा, दीवाने कोही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने अर्ज यहाँ पे हो जाएगा बलबन। यहाँ पे वही सारी यहाँ पे कहानियाँ दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहा है कि युग में यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे थे दीवाने मुस्तक राज, ध्यान रखिएगा दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, ठीक है, और इसका जो, ठीक है, कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट था दीवाने मुस्तक राज का, इसको प्योर रूप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग इसको बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पे दीवाने अमीर कोही, इसका संबंध था मोहम्मद बिन तुगलक से, कृषि विभाग था यह, कृषि विभाग। उसके बाद है दीवाने खैरात, अभी देखा था हम लोगों ने जस्ट, फिरोज शाह तुगलक से, और दीवाने खैरात है, खैरात मतलब ये समझिएगा दान देना, ठीक है, तो दान डिपार्टमेंट था ये। और दीवाने रियासत देखिए दिया हुआ बलबन, जबकि दीवाने रियासत का संबंध यहाँ पे ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम अलाउद्दीन खिलजी का था, और ये और कुछ नहीं था बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण, ध्यान रखिएगा बाजार नियंत्रण विभाग हुआ करता था। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवाने कोही अभी हम लोग देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कृषि विभाग से, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये लाया गया था। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक कृषि भूमि कार्य के अधीन यहाँ पे लाना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किया हुआ था? देखिए किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किया हुआ था, उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। चलिए हम लोग मैच करने का प्रयास करते हैं। देखिए दीवाने अर्ज का मतलब सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा का संबंध हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, और दीवाने वजारत का संबंध हो जाएगा वित्तीय मतलब मामलात से संबंधित। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, ए का 4 और बी का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे हो जाएगा डी। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार पूछा जा रहा है। तो दीवाने अर्ज का यहाँ पे जो संबंध था आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रक्षा विभाग वहीं जो सेना विभाग, सैनिक विभाग, अलग अलग ऑप्शन बना के दे रहा है। दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष यहाँ पे हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, तुगलक के समय। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषदों के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें ही यहाँ पे विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुआ, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण था। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था।
वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग अर्थात दीवान वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखिए वह लगान हो गया, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर यहाँ पे जा पहुँचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजाम मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि पर लगने वाला जो कर था यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खराज तो लगता ही था, कृषि भूमि पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा खराज को लगाया जाता था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कृषि भूमि नहीं होगा। ठीक है, खराज का रियल जो मीनिंग था मुस्लिमों की संपत्तियों पे ध्यान रखिएगा, तो उसमें एग्रीकल्चर को भी शामिल किया जाता था। खम्स यहाँ पे देख पा रहे बड़ा ही ऑड ऑप्शन दिया हुआ है खम्स, जबकि ये लूट का माल होता था। ठीक है, तो दो तो ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं कि पहला होगा ही होगा, दो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यूपीएससी में स्मार्ट वर्क थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। खम्स देखिए भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था, अर्थात खम्स लूट का धान था जो सैनिकों के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। आमतौर पे देखिए यहाँ पे ठीक है लगभग 4/5 भाग इसको सैनिकों में बांट दिया जाता था, लेकिन ये परमानेंटली नहीं रहता था, डिपेंड करता था कि ऊपर शासक कौन सा है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया हुआ था? उसका नाम था देखिए इल्तुतमिश के द्वारा इस इक्ता व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, यह भूमि का एक विशेष खंड होता था, देख पा रहे हैं, और जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इक़्तिदार था उसको एक स्पेशल भूखंड दे दिया जाता था, वो उसका मालिक नहीं होता था, केवल लगान का ही। ठीक है, जो भी रेवेन्यू वहाँ से किसानों को मैंने किसानों से जो वो ठीक है रिसिप्ट करता था उसी को ठीक है वो उपयोग कर सकता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौधरी। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिलों के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से देखिए लगान वसूल कर उन्हें कर भी देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। सर्व कर लगाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंचाई पर लगने वाला जो कर होता था सर्व होता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान की नियमों की दृष्टि में रहकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी, जिसमें देख पा रहे खराज है, जजिया है, खम्स एवं जकात। तो जजिया को ध्यान रखिएगा, जो ठीक है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ब्राह्मणों पे यहाँ पे लगाया गया था। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को यहाँ पे समाप्त कर दिया, महज यही जो 4 कर चल रहा था। जवाबित का संबंध किससे है? इसका संबंध है यहाँ पे राज्य कानून से, ध्यान रखिएगा राज्य कानून से, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जवाबित। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। हदीस है, क्या है हदीस? तो हदीस एक प्रकार देखिए इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत यहाँ पे हदीस ही है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की यहाँ पे संरचना होती है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? फवाजिल का मतलब था कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त यहाँ पे राशि होती थी, देख पा रहे हैं। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें, तो कौन कौन सा था? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए जीतल और दूसरा हो जाएगा टांका। ठीक है, दाम नहीं है, दाम आगे चल के आएगा, रुपया भी आपको ठीक है आगे चल के आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं यहाँ पे टंका है। ठीक है, अब इसकी प्योरिटी थी कितना कितना प्योर होगा, अलग अलग समय यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टक्का और तांबे का जीतल प्रचलित किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का हुआ करता था।
टंका एवं जीतल का अनुपात देखे पा रहे हैं यहाँ पे 1, ठीक है, 8 to यहाँ पे 48 है, ठीक है, रेशियो पूरा दिया हुआ है। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का यहाँ पे चलाया हुआ था? उसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो मध्यकालीन शासक था उस समय देख पा रहे इल्तुतमिश के द्वारा यह सब किया गया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ये धातुओं का नाम था चांदी और तांबा। ध्यान रखिएगा, चांदी और तांबा। 24 नंबर प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? वो खलीफा था यहाँ पे अलाउद्दीन मसूद शाह। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसी के समय यहाँ पे इसके सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। वह 1242 से लेकर 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से लेकर 42 तक रहे। तो बस टाइम पीरियड नहीं देखना है, खलीफाओं को ध्यान रखना है कि किसने किसको किस समय, ठीक है, उपाधि दिया हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का यही कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य। तो डेली आप लोग देखते रहिए, पूरा का पूरा आपको एक कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, डेली वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेगी जब तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। तो शेयर करते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।